Namaskar, good morning. My name is Dr. Shilpa Erme Patil, Professor and HOD, Department of Kriya Sharir, Shet Govindji Rauji Ayurved College, Solapur. आयुर्वेद दोष, धातु और मलों के आधार पर आधारित है। दोष धातु मलामूलम ही शरीरम, फर्स्ट बीएमएस से इस संकल्पना पे आधारित हमें पढ़ाया जाता है या हम पढ़ते हैं। और सही मायने में दोष धातु और मलों के सिवा हमारे शरीर में ना कि रोगों की उत्पत्ति होती है, ना कि हम चिकित्सा कर सकते हैं। तो आज के इस सीरीज में हम देखेंगे रस धातु का क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। थैंक यू डॉक्टर जोशी सर फॉर प्रोवाइडिंग दिस प्लेटफॉर्म आयुष दर्पण, जो हर रोज नए नए लोगों को एक प्लेटफॉर्म देता है। अलग अलग विषयों के व्याख्याता यहाँ पे आते हैं। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे रस धातु के क्लिनिकल इंपॉर्टेंस के बारे में। दधते धत्ते व शरीर मन प्राणान इति धातु, जो शरीर और मन और प्राण का धारण करता है उसे धातु कहा जाता है। तो धातु धारणात धातवः, जिस प्रकार शरीर में दोषों की स्थिति आजीवन होती है, वैसे ही धातु भी हमारे शरीर में आजीवन उपस्थित रहते हैं, धारण का कार्य करते हैं। धातु के बिना तो शरीर संभव ही नहीं है। जैसे कि गर्भ निर्माण के समय हमें पता है प्रथम मास से कललम जायति, प्रथम मास में गर्भ केवल एक कलल के जैसा एक मांस का गोला होता है, पिंड होता है। जैसे जैसे गर्भ की उत्पत्ति या गर्भ का विकास होता है, गर्भ का पोषण होता है, वैसे वैसे हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग धातुओं का निर्माण होते रहता है। धातु का इंपॉर्टेंस एक लाइन में अगर बोलना होता है तो अस्थि धातु को देखिए। अस्थि जो धारण का कार्य करता है, अस्थि के बिना तो शरीर केवल एक मांस का गोला बन के रह जाएगा। तो इस तरह से शरीर का धारण करने वाले जो घटक होते हैं, इसे आयुर्वेद में धातु कहा गया है। शरीर और मन और प्राण का धारण धातु करते हैं। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इस प्रकार से धातु हमारे 7 होते हैं। देयर आर 7 धातुस, 7 प्रकार के टिश्यूज हमारे शरीर में होते हैं। धातु पोषण, धातु का निर्माण कैसे होता है, धातु का पोषण कैसे होता है, धातु पोषण के बारे में हमारे आचार्यों ने त्रिविध न्यायों का वर्णन किया है। केदार कुल्य न्याय, क्षीर दधि न्याय और खले कपोत न्याय। तो इस प्रकार जब स्थूल और सूक्ष्म पचन की संकल्पना को हम जस्ट शॉर्टली मैं यहाँ पे बताऊंगी। जैसे कि अगर हमने आहार का सेवन किया, आहार का सेवन करने के बाद पित्त के द्वारा आहार का पचन होता है और आहार पचन के पश्चात जो आहार रस का निर्माण होता है, यह आहार रस हमारे शरीर में विक्षेपित होकर उस धातुओं के स्रोतस में जाकर वहां के उपस्थित धात्वाग्नि के द्वारा इस स्रोतस में, जैसे कि रस व स्रोतस में अगर ये आहार रस जाता है तो वहां पे रस धात्वाग्नि की क्रिया होकर रस धातु का निर्माण होता है। तो इस प्रकार इन त्रिविध न्यायों का वर्णन आयुर्वेद के आद्य आचार्यों ने किया है। और इस प्रकार से धातु संकल्पना या धातु का निर्माण ये सूक्ष्म पचन की अंतर्गत क्रिया है, जो कि जिस प्रकार से खले कपोत या केदार कुल्य या क्षीर दधि न्याय होता है, जिसमें कहा अलग अलग मतांतर है, अलग टॉपिक है। किंतु जो भी आहार का सेवन हम करते हैं, इसको डाइजेस्ट करने के पश्चात, इसका पचन होने के पश्चात जो हमारी 7 धात्वाग्निय होती है, वो 7 धात्वाग्निय अपने अपने धातुओं में, अपने अपने स्रोतस में अन्न का पचन करने का कार्य करती है। और इस प्रकार से हम धातु का निर्माण देख सकते हैं। धातु पोषण काल, धातु पोषण काल के बारे में भी हमारे आचार्यों का अलग अलग कहना है। जैसे चरक ने 7 दिनों में धातु का पोषण होता है, ऐसा वर्णन किया है। जैसे फर्स्ट डे, पहले दिन रस धातु का निर्माण, सेकेंड डे पे रक्त का निर्माण और थर्ड डे पे मांस का। इस तरह से 7 दिनों में 7 धातुओं का निर्माण होता है। सुश्रुत ने अलग तरीके से वर्णन किया है। सुश्रुत इज हैविंग अ मोर प्रैक्टिकल अप्रोच। सुश्रुत शल्य तंत्र के प्रणेता है, तो उन्होंने ज्यादा एप्लीकेबल तरीके से वर्णन किया है। जैसे फर्स्ट डे पे रस का निर्माण होता है, 5वें दिन में रक्त का, और इस तरह से पूरा 1 महीना इन सप्त धातुओं के निर्माण में लग जाता है। तो अगर हम देखेंगे प्रैक्टिकली भी, अगर कभी हमें डिहाइड्रेशन होता है, रस धातु का क्षय अगर होता है, तो 1 दिन के विश्रांति से 1 दिन में ही अगर हम कुछ
बाह्य रूप से सलाइन का इस्तेमाल करते हैं या आईवी फ्लूइड्स लेते हैं, या शुगर लेवल हमारी बढ़ाने के लिए हम शरबत है जैसे पानी है या फलों का रस सेवन करते हैं, तो एक ही दिन में हमें अच्छा लगने लगता है, या एक ही दिन में इस रस धातु की जो क्षति होती है, रस धातु की जो हानि हुई होती है, उसे हम भरकर पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से रस धातु का, इसका मतलब है रस धातु का निर्माण तो एक दिन में हो गया। तो एक ही दिन में हमको अच्छा लगता है। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण हम यहाँ पे लेंगे, तो अगर जो सब्जी बिकने वाली जो बाई होती है, औरतें होती है, जो सब्जी को ताजा तरोजा रखने के लिए उस पर दिन भर 3-4 बार उस पे पानी का छिटकारा कर देती है। पानी से छिटकारा मारने से सब्जी जो होती है वो तरो ताजा होती है और फ्रेशनेस उसमें आता है। उसी प्रकार हमारे शरीर में इन रस धातुओं की स्थिति होती है, उसमें से रस धातु जो होता है प्रीणन का कार्य करता है। तो प्रीणन यानी तृप्ति, तजेला या टवटवी मराठी में बोलते हैं, तो नरिशमेंट देने का काम, आह्लादन देने का काम, प्रसादन करने का काम ये रस धातु करता है। तो इस प्रकार से ये आह्लादन या रस धातु का निर्माण केवल एक दिन में होता है। दूसरा धातु है रक्त धातु। रक्त धातु का निर्माण कितना भी हमने ब्लड डोनेशन करवाया, एचबी अगर कम है पेशेंट को तो हम टैबलेट्स देते हैं, इंजेक्टेबल देते हैं, या कभी कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हम करवाते हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी अगर आज हमने किया तो ऐसा नहीं होता कि उसके ब्लड वैल्यूज एचबी में परिणाम हमें एक दिन में देखने को नहीं मिलता, कम से कम उसमें 3 से 4 दिन लग जाते हैं। तो इसका मतलब है कि रक्त धातु का निर्माण होने में कम से कम 5 दिन का समय लगता है। तो सुश्रुत का जो कहना, मैं अभी सुश्रुत तो जो धातु निर्माण का काल सुश्रुत ने बताया है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट हम थोड़ा जनरल डिस्कशन करेंगे धातुओं के बारे में, किस प्रकार से हमारे शरीर में धातु का निर्माण या धातु का कार्य होते रहता है। तीसरा धातु है मांस धातु। आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड है मेंटेन रखने के लिए, फिटनेस के लिए हम वेट लॉस चाहते हैं। ऐसे 1 किलो भी अगर हमारा वजन बढ़ जाता है तो हम उतावले हो जाते हैं, अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइज करते हैं और वजन कम करने के, फिटनेस के बारे में हम बहुत ज्यादा जागरूक हो गए हैं। सारे जो नागरिक है, सारे वर्ग के लोग हैं, तो बहुत हम खुद को फिट रखना चाहते हैं, अच्छी भी बात है, किंतु इसका ज्यादा इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। आप कितना भी एक्सरसाइज करो, आप कितना भी डाइट कंट्रोल करो, डाइट पे डाइटिशियन से आप कितना भी डाइट प्लान ले लो, किंतु आपका वजन कांटे पे जो वेट मशीन होती है उस पे वजन कम दिखाने के लिए मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस से मुझे लगता है कम से कम 8 से 10 दिन तो लग ही जाते हैं। एकदम से आपने आज अनशन कर लिया, लंघन कर लिया, हेवी एक्सरसाइज कर ली, तो दूसरे दिन आपका वजन काटा या आपका वेट मशीन आपका वजन कम नहीं दिखाएगा। तो इसका मतलब धातु का निर्माण अपने तरीके से एक विशिष्ट क्रम से होता है, जो आयुर्वेद में बताया गया है। जिस प्रकार मांस का निर्माण होने में कम से कम 10 दिन लगते ही है, वैसे ही हमारे शरीर में वजन घटाना भी और वजन बढ़ाने के लिए भी कम से कम 1 वीक का समय तो निश्चित रूप से लगता है। मेद धातु, इसी प्रकार से मेद धातु का निर्माण सुपरफिशियल लेवल से अगर हम देखते हैं तो जस्ट पहला जो हमारी स्किन होती है, त्वचा पर जो आद्य या त्वचा का स्नेहन या त्वचा पर जो दिख के आता है वो रस धातु होता है, उसके नीचे रक्त रहता है। उसके बाद अगर कभी हमें जख्म होती है या कभी कभी नाखून काटते समय अगर हमें लगता है तो उसमें जो रेडिश कलर का जो टिश्यू दिखता है उसे हम मांस कहते हैं। उसके अंदर मेद होता है, उसके अंदर अस्थि होता है, अस्थि के बोन मैरो, अस्थि के अभ्यंतर मज्जा होती है, और सबसे अभ्यंतर लेवल पे होता है हमारा शुक्र धातु। तो इस प्रकार से हम खुद के शरीर पर भी इस धातुओं का क्रम देख सकते हैं। इसीलिए रस धातु, कभी भी हमें जख्म लगती है, कुछ लगता है, गिर जाते हैं, तो सबसे पहले टिश्यू फ्लूइड बाहर आता है, जिसे हम रस धातु कहते हैं। थोड़ी जख्म अंदर तक जाती है तो रक्त निकलने लगता है, और अगर ज्यादा अंदर जाती है तो कभी कभी मांस दिखता है। इस प्रकार अस्थि का भंग या फ्रैक्चर होने के लिए थोड़ा ज्यादा इंजुरी या ज्यादा दूर से गिरना अगर होता है तो ही अस्थि की, छोटे मोटे जख्मों से तो हमारे शरीर में फ्रैक्चर्स नहीं होते। तो इस प्रकार जैसे जैसे धातु की स्थिति या पोजीशन हमारे शरीर में होती है, वैसे ही उस प्रकार से उसके कार्य भी महत्वपूर्ण होते हैं, उस प्रकार से उसकी चिकित्सा में भी समय लगता है, उसके निर्माण में भी समय लगता है। तो इस प्रकार से मेद धातु के निर्माण में 15 दिन का समय लगता है। अस्थि धातु,
अस्थि धातु के फ्रैक्चर्स या कभी कभी एकदम माइनर भी फ्रैक्चर अगर होते हैं, क्रैक लाइन है, हेयर लाइन फ्रैक्चर्स भी होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 8 दिन के विश्राम से या 3-4 दिन में आपके बोन्स या अस्थि की जो झीज होती है, हानि होती है, उसमें रोपण का, हीलिंग का कार्य होता है। तो कम से कम इसमें समय तो लगता ही है। तो मेरे हिसाब से कितना भी अगर हमने ट्रीटमेंट ली, प्लास्टर वगैरह करवाया, कहाँ पे भी हमने ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाया, तो कम से कम 15 से 20 दिन तो लगते ही है, कितना भी माइनर फ्रैक्चर अगर होता है। तो सुश्रुत का जो कहना है कि 20 दिन कम से कम लगते हैं अस्थि के निर्माण में, तो एकदम प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन सुश्रुत संहिता में दिया है, सुश्रुताचार्य ने हमारे वर्णन किया है। नेक्स्ट आता है मज्जा धातु, बोन मैरो। कई सारे डिसीजेस होते हैं जिसमें एनीमियाज होते हैं जिसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत होती है। तो मज्जा धातु अस्थि के अभ्यंतर रहता है। बोन मैरो, बोन के अंदर की जो माइलाइट टिश्यूज होती है उसे मज्जा कहा गया है। मज्जा या बोन मैरो 2 प्रकार का होता है, रक्त मज्जा और पीत मज्जा। इस प्रकार से आगे हम इस धातु के सीरीज में एक एक धातु के ऊपर मैं डिटेल में बोलना चाहूंगी। महत्वपूर्ण चैप्टर है धातु। हम ज्यादा दोषों के बारे में हम ज्यादा बोलते रहते हैं या दोषों को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, किंतु दोष दुष्य समूर्छना जनितो व्याधि ही, दोष और दुष्य के समूर्छना के बिना व्याधि संभव ही नहीं है। तो जितना दोषों को इंपॉर्टेंस देना चाहिए उतना ही इंपॉर्टेंस हमारे शरीर में धातु का भी होता है। तो इस प्रकार से धातु 25 दिन में मज्जा धातु का निर्माण होता है। और सबसे लास्ट में जैसे कि शुक्र धातु है, शुक्र धातु के निर्माण में 1 महीने का काल लगता है। अगर हम प्रैक्टिकली भी देखें तो शुक्र का जो साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, 28 डेज का होता है। इसका मतलब जो भी आर्तव या रज का निर्माण होता है उसके लगने में एक 25 से 30 दिन का समय तो बिल्कुल ही लगता है। जैसे धातु ही धातु आहार, एक धातु दूसरे धातु का आहार होता है। तो धातु से ही अगले धातु का पोषण होता है। जैसे अभी रस धातु के बनने में 1 दिन लगता है, रक्त के बनने में 5 दिन लगते हैं। तो इस प्रकार से धातु एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। पहले धातु का अगर क्षय होता है तो धीरे धीरे अगर हम ट्रीटमेंट ना करें तुरंत, तो धीरे धीरे आगे के धातुओं के इसमें भी क्षय की स्थिति आती है। जैसे राजयक्ष्मा व्याधि में हमने देखा है सप्त धातु का क्षय क्रम से उसमें होता है। तो इस प्रकार से धातु निर्माण का काल, चरक या सुश्रुत जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन इसे हमें प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है ये मैंने आपको बताया। तो इसीलिए हम जब चिकित्सा करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, तो इसे हमें ध्यान में रखना है कि धातु का निर्माण एक विशिष्ट दिन में या विशिष्ट स्थिति में ही होता है। तुरंत जल्दी से फटाफट से धातु का निर्माण नहीं होता है। इसका एक विशिष्ट क्रम यहाँ पे आचार्यों ने हमारे बताया है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं धातु के बारे में। तो बहुत सारी बातें हैं। इसके साथ अभी हम हमारा जो आज का टॉपिक है रस धातु, तो रस धातु के बारे में हम यहाँ पे वर्णन देखेंगे। तत्र रसगतो धातु अहरहर गच्छति इति रसः। रस ज्यादातर आयुर्वेद में रस और रक्त, ब्लड यानी रस और रक्त का वर्णन हम करते हैं। रस के साथ हमेशा रक्त रहता है, किंतु आयुर्वेद के हिसाब से रस धातु का वर्णन, रस धातु को अलग माना है। रस धातु आद्य धातु है, एकदम पहले नंबर का धातु है। आहारस के बाद आहारस रसव स्रोतस में जाकर धात्वाग्नि की क्रिया से रस का निर्माण होता है। तो तत्र अहरहर गच्छति इति धातु हो। शरीर के हर एक हिस्से में, हर एक अवयव में, हर एक पार्ट में रस धातु का संवहन होता है, क्योंकि रस धातु इज लिक्विड इन नेचर। रस धातु का द्रव गुण होता है और इसी द्रव गुण से यह रस धातु गतिमान होता है। और रस और रक्त हमारे शरीर में निरंतर इसका विक्षेपण होता है और इस निरंतर विक्षेपण से प्रीणनम, जीवन आदि कार्य शरीर में होते रहते हैं। तो इस प्रकार अहरहर गच्छति इति रसः, इस प्रकार से रस धातु की निरुक्ति का वर्णन किया है। सौम्य, आहार प्रसादज, धातु सार, आहार तेज, अग्नि संभव, अश्रुक कर, इस प्रकार से रस धातु के पर्याय है अग्नि संभव कर या अश्रुक कर। रस से रक्त का निर्माण होता है, इसीलिए इसे अश्रुक कर कहा गया है। रस आप्य, भानुमति टीका में रस को आप्य कहा है। रस धातु आप्य होता है, रस धातु को आप्य कहा गया है क्योंकि रस धातु द्रव गुण वाला होता है। अभी देखिए रसवह स्रोतस, रसवह नाम स्रोतसाम हृदयम दशवाहिनीश्च दमन्यः। यहाँ पे अभी चरक और सुश्रुताचार्य का कहना अलग है। चरक ने
13 स्रोतसों का वर्णन किया। सुश्रुत ने भी 13 स्रोतसों का वर्णन किया है, किंतु उसमें उन्होंने अस्थि और मज्जा का वर्णन नहीं किया है। तो इस प्रकार से सुश्रुताचार्य में रस वहे द्वे तयोर मूलम, तो उन्होंने हर एक स्रोतस के 2 मूल स्थान बताए हैं। स्रोतस एक सुंदर संकल्पना है। अगर हम आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हैं, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का हम पुरस्कार करते हैं, तो हमें इन सारे संकल्पनाओं को समझ लेना चाहिए। जैसे स्रोतस है, स्रोतस श्रवणात् स्रोतोऽसि यावन्ते है पुरुषो लोकमन्ति मूर्तिमंत भाव विशेषः तावन्तः एव अस्मिन् शरीरे स्रोतस। स्रोतसमय पुरुषः, हमारे शरीर में जितने सारे असंख्य नलिकाएं होती है, जितने सारे छिद्र होते हैं, उन सारों को हमारे आयुर्वेद में स्रोतस संकल्पना दी है। स्रोतस जिसमें कुछ ना कुछ भाव पदार्थों का वहन होता है, इसीलिए स्रोतों में पुरुषः। इसीलिए शरीर में हर दिन लगातार अलग अलग भाव पदार्थों का वहन होते रहता है और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हमारे शरीर में होती रहती है। तो इस प्रकार से स्रोतस संकल्पना, स्रोतस यानी जो श्रवण करने वाली एक नलिका है, सिस्टम जिसे मॉडर्न में कहते हैं, लेकिन सिस्टम और स्रोतस की तुलना नहीं हो सकती मेरे हिसाब से। स्रोतस एक सुंदर संकल्पना है जिसका बहुत डिफरेंट मीनिंग होता है। जैसे अभी रसव स्रोतस के मूल स्थान है हृदय और दशवायु। हृदय, आयुर्वेद में हृदय को चेतना स्थान, हृदय ओज का स्थान है, चेतना का स्थान है, मन का स्थान है, हृदय दोषों का स्थान है। हृदय तो रस रक्त का विक्षेपण कर, हृदय के बिना तो हमारे शरीर का जीवन संभव ही नहीं है। हृदय जब तक चलता रहेगा तब तक हमारे शरीर की स्थिति है और हमारे जीवन की क्रियाएं चलती रहेंगी। तो हृदय मूलम रसवाहिनीश्च धमन्यः, तो हृदय और रसवाहिनी धमन्य, हृदय से ही शरीर में रस रक्त का विक्षेपण होता है और इस विक्षेपण करने वाली जो धमनियां होती है, आर्टरीज होती है, इसीलिए रसव स्रोतस के मूल स्थानों में हृदय और दश धमनी का वर्णन किया है। तो इस प्रकार से अभी मूल स्थान का क्या महत्व है? मूलम इति प्रभव स्थानम, मूल स्थान जो धातु है उस धातु का जो मूल स्थान होता है उसे प्रभव स्थान कहा है। मतलब जब आप धातु की चिकित्सा, आप धातु का निदान करना है आपको, तो उस मूल स्थान को आपको देखना है। धातु की दृष्टि अगर होती है तो मूल स्थान पे लक्षण निर्माण होते हैं, तो इसीलिए मूल स्थान का परीक्षण आपको करना है। मूल स्थान का नैदानिक परीक्षण, मूल स्थान को जो भी लक्षण होते हैं, जैसे हृदय में अगर विकृति होती है, धमनी में विकृति होती है, तो उसका कारण हो सकता है रस व स्रोतस की दृष्टि, क्योंकि रस दृष्टि होने से ही हृदय में विकृति आएगी, क्योंकि हृदय यह रस का मूल स्थान बताया गया है। तो मूल स्थानम इति प्रभव स्थानम, इसका विचार हमें चिकित्सा निदान के समय भी करना चाहिए। तो इस प्रकार से स्रोतस या मूल स्थान का इंपॉर्टेंस यहाँ पे हम देखेंगे। दूषयित्वा रसम दोषः विगुणम हृदयम ततः हृदय बाधा प्रकृवन्ते हृदय रोगदम प्रचक्षते। तो हृदय रोग का मूल कारण होता है रस धातु का विकृति, रस धातु की विकृति। तो इस प्रकार से रस का निर्माण, जैसे अभी मैंने समझाया 24 आवर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रस धातु, 24 घंटे लगते हैं रस धातु के निर्माण में। जो भी आहार का सेवन हम करते हैं उसका पचन होने के पश्चात आहार रस से रस व स्रोतस में रस धात्वाग्नि के क्रिया के द्वारा रस धातु का निर्माण होता है और इसे त्रिधा परिणमन कहा है। त्रिधा परिणमन, त्रिविध परिणमन कहा है। त्रिधा परिणमन यानी इसमें एक भाग जो होता है, 4 भाग से रस का निर्माण होता है। दूसरा जो होता है, इससे जो नेक्स्ट जो रक्त धातु बनता है, रक्त धातु का पोषकांश उससे बनता है। इसके साथ साथ रस के उपधातु जो होते हैं, स्तन्य या अर्थ, उसका निर्माण होता है। और तीसरा भाग जो होता है, इसमें मल का निर्माण होता है। रसमल कफ, रस का मल होता है कफ और सूक्ष्म मल के रूप में क्लेद। तो इसे त्रिविध परिणम करते हैं। हर एक धातु के निर्माण में 3 घटक या 3 भाग में उसका परिणमन होता है। एक भाग में खुद धातु तैयार होता है, दूसरे भाग से पोषक, दूसरा नेक्स्ट धातु होता है, उसके साथ साथ उपधातु, और तीसरा भाग जो होता है इसमें मल भाग तैयार होता है। मल में भी स्थूल मल और सूक्ष्म मल। स्थूल मल में कपपित्त मल केशु प्रस्वेदो नखरो मचा स्नेहो अक्षिविट तपजम। इस प्रकार से हर एक धातु के मलों का वर्णन किया है। धातु के साथ साथ उसके परिणमन में उपधातुओं का निर्माण भी होता है। धातु से ही उपधातु बनते हैं। तो धातु उपधातु आगे हम देखेंगे, धातु और उपधातु में क्या फर्क होता है। धातु से ही, धातु के 4 भाग से बने हुए जो घटक होते हैं, किंतु धातु से थोड़े कम महत्वपूर्ण ये उपधातु होते हैं। जैसे रस धातु का उपधातु होता है स्तन्य और आर्त।
तो इस प्रकार से रस धातु का निर्माण एक दिन में 24 आवर्स में रसव स्रोतस में होता है। रस धातु का प्रमाण है 9 अंजलि। आयुर्वेद में प्रमाण बताने के लिए अंजलि प्रमाण, अंजलि यानी हमारे 2 जो हाथ होते हैं इसे हम इकट्ठा कर ले, अंजलि अंगुल, इस प्रकार से हम इसे, इसमें जितना समाविष्ट होता है उतना ही रस धातु, इसके प्रमाण से 9 अंजलि रस धातु का प्रमाण बताया है। तत्र गर्भस्य शरीरोपचय बलवर्ण स्थिति विश्व रस जानी। अब आगे देखेंगे रस धातु के कर्म के बारे में। रस धातु का कर्म प्रीणनम जीवनम लेपः स्नेहो धारण पूरणे गर्भोत्पाद्यस्य कर्माणि श्रेष्ठ कर्म कर्मात् स्मृतम्। प्रीणन जीवन लेपन, इस प्रकार से सप्त धातुओं के सामान्य कर्म बताए गए हैं। अभी हम पहले सामान्य कर्म और फिर विशेष कर्म रस धातु के देखेंगे। सामान्य कर्म में प्रीणन, जैसे अभी मैंने बताया प्रीणन यानी नरिशमेंट, प्रीणन यानी तुष्टि, संतोष, आनंद। एक सिंपल सा उदाहरण मैं देना चाहूंगी। जब हम बाहर जाते हैं, घूम कर आते हैं, या धूप के दिनों में, गर्मी में हम इसे ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। गर्मी के दिनों में हम बाहर से घूम कर आते हैं, घर में आते हैं, तो घर में आने के बाद हमें तुरंत एक गिलास ठंडा पानी अगर हम पीते हैं तो इस ठंडे पानी के सेवन से जो भावना हमारे शरीर में निर्माण होती है, जो तृप्ति, जो हमारे मन का प्रीणन होता है, जो हमें शांति मिलती है, जो समाधान हमें मिलता है, जो संतोष, आनंद हमें मिलता है, इसकी तुलना हम प्रीणन कार्य से करेंगे। तो यह होता है प्रीणन यानी संतोष, तुष्टि, पोषण, आनंद। प्रीणन ब्रूहण से थोड़ा कम होता है। ब्रूहण यानी मांस धातु तक का पोषण होता है, किंतु प्रीणन यानी ऊपरी तरह से धातु का पोषण है। जैसे रस ये पहला धातु है, तो रस धातु का प्रीणन यहाँ पे होता है। जैसे अभी मैंने उदाहरण बताया था, जब सब्जी या फल बेचने वाले जो लोग होते हैं तो सब्जी को तरोताजा रखने के लिए उस पे पानी का चिपकारा करते रहते हैं, तो दिन भर वो सब्जी जो होती है फ्रेश रहती है। इसी प्रकार से हमारे शरीर का फ्रेशनेस, हमारी शरीर की कांति, हमारी शरीर की त्वचा की प्रभा, या फिर हमारा जो बैलेंस होता है फ्लूइड का, क्योंकि शरीर हमारे द्रव माध्यम में ही कार्यरत होता है। शरीर के ऑर्गन्स जो होते हैं इसको वाटर बेस्ड, वाटर मीडिया में ही काम कर सकते हैं। तो इसीलिए रस धातु का एक अनन्य साधारण अपना महत्व होता है, क्योंकि रस धातु का क्षय अगर होता है तो आगे आगे धातुओं का क्षय भी होता है। तो प्रीणन यानी टवटवी, तजेला, उत्साह, आनंद, तुष्टि, संतोष, इस प्रकार से जैसे मैंने अभी ठंडा पानी का वर्णन बताया। इसके साथ साथ हम बहुत ज्यादा लंबी ट्रैवलिंग करके आते हैं, तो लंबी ट्रैवलिंग करने के बाद हमारी इच्छा क्या होती है? खाने से पहले हमारी इच्छा होती है सबसे पहले हम फ्रेश हो जाए, हाथ पैर धो ले। तो हाथ पैर धोना ये भी क्या होता है, एक प्रकार से हाथ और पैरों के ऊपर हम जब पानी डालते हैं और उसे हम धोते हैं या हम फ्रेश होते हैं, तो ये जो क्रिया होती है इससे हमारे जो त्वचा या शरीर होता है उसके ऊपर के जो भी दूषित मल होता है, धूल होती है, वो सब निकल जाती है, और उससे जो फ्रेशनेस या जो हमें एक प्रकार की स्फूर्ति मिलती है, उस स्फूर्ति की तुलना हम इस रस धातु के प्रीणन कार्य से करते हैं। तो ये हो गया प्रीणन कार्य। प्रीणन यानी आप्यायन, प्रीणनम आप्यायनम, शरीर में आप्य पदार्थ या आप्य पोषक पदार्थ की जो हानि होती है उससे उस हानि को भरना, उसकी पूर्ति करना, यह होता है प्रीणन कार्य। तो रस धातु का कार्य होता है शरीर को हमेशा तरोताजा रखना, शरीर को हमेशा संतुष्ट रखना, और इस संतुष्ट रखने के लिए, कार्यक्षम रखने के लिए शरीर के द्रव पदार्थों की मात्रा को बैलेंस रखना। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है रस धातु का, जिसे हम कहते हैं प्रीणनम, आप्यायनम, यानी द्रव गुण की तृप्ति। द्रव गुण का जो ह्रास हुआ होता है, प्रीणन अरुण दत्त टीका करने का है, प्रीणनम तृप्ति ही। अभी मुझे जैसे मैंने बताया, ठंडा पानी पीने से जो तृप्ति मिलती है वो हम थाली भर खाना खाने से भी हमें नहीं मिलती। उस समय हमें केवल पानी की जरूरत होती है, क्योंकि हमारा शरीर थका होता है, धातुओं का बल कम हुआ होता है। तो इस धातु के बल की स्फूर्ति के लिए, पूर्ति के लिए हमें ठंडे पानी की जरूरत होती है, द्रवगुण की जरूरत होती है, जिससे हमारे शरीर के धातुओं को तृप्ति मिलती है। तो इस प्रकार से मन और इंद्रिय का प्रीणन, पानी पीने से केवल द्रव की तो हानि भरकर आती है, इसके साथ साथ हमारे मन को अच्छा लगता है, हमारे मन को प्रीणन लगता है, क्योंकि शरीर के साथ साथ जो भी खाना हम खाते हैं या शरीर के साथ साथ हमारे मन, शरीर क्रिया में मन का अनन्य साधारण महत्व है। मन के बिना कोई क्रिया, मन के बिना ज्ञान संभव नहीं है, मन के बिना कुछ
संभव नहीं, क्योंकि शरीरेंद्रिय सत्वात्मा संयोगधारी जीवितम, मन है तो सब है, मन के बिना तो शरीर में कुछ संभव ही नहीं है। तो जैसे कि अगर कभी कभी हम थक जाते हैं कुछ काम करके या ऑफिस में बैठ के, या कभी बोर हो जाते हैं, हमारा मन थकता है, तो हमें माइंड को डाइवर्ट करने के लिए चेंज चाहिए होता है, या हम चेंज के लिए कुछ भी कर देते हैं। एक जगह पे बैठ के हम बोर होते हैं, थक जाते हैं, हमारा मन, हमें लगता है हमें कंटाला आ गया, बोर हो गए, तो हम उठ जाते हैं, कहीं घूम के आते हैं, तो उस घूमने से भी हमारा मन तरोताजा होता है। बौद्धिक काम हम ज्यादा करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो उसके पश्चात हमें कुछ प्रीणन के लिए, या हमारे टॉनिक के जैसे हम कहते हैं कि चाय की जरूरत होती है, कोई लोग कॉफी पीते हैं, कोई दूध पीते हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, पानी भी आप पी सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो सारे कैटेगरी मैंने बताए, पानी है, शरबत है, जूस है, चाय है, कॉफी है, जिस प्रकार की आपकी रुचि हो, इस प्रकार के द्रव पदार्थों का सेवन आप करते हैं, तो इससे क्या मिलता है, आपके मन को प्रीणन मिलता है। तो केवल प्रीणन कार्य, दधेति शरीरम मन प्राणान इति धातु, धातु केवल शरीर का धारण नहीं करते, तो मन का भी धारण करते हैं। तो इसीलिए इस प्रकार से ये क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, चिकित्सीय महत्व के साथ साथ हमें ये हमेशा देखना चाहिए कि जो भी औषधि है या जो भी आहार्य द्रव्यों की सूचना, पथ्य की सूचना हम हमारे रुग्णों को करते हैं, तो उस समय हमें इस मन का भी ख्याल रखना होता है। तो बौद्धिक कार्य के बाद जो चाय, कॉफी, दूध या कुछ भी हम पेय पदार्थों का सेवन करते हैं, इससे हमारे मन का प्रीणन होता है। तो यहाँ पे मैंने बताया शरीर के साथ साथ मन का प्रीणन भी जरूरी होता है। जैसे प्रवास या जर्नी के बाद नहाना होता है, तो नहाने से मतलब खाने से पहले हमें नहाना चाहिए, क्यों? तो हमारे मन और शरीर की तृप्ति होती है। इसके साथ तत्र गर्भस्य शरीरोपचय बल वर्ण स्थिति हानिश्च रस जानी, हमारे सुश्रुताचार्य कहते हैं रस धातु का कार्य अलग तरीके से उन्होंने वर्णन। सुश्रुत की एक खासियत है, हमेशा मैं देखती हूँ सुश्रुत संहिता जब भी हम पढ़ते हैं, तो सुश्रुत में हर एक बात का वर्णन अलग तरीके से किया है। कोई भी हो, कोई भी बात हो, तो उसमें उसका कुछ स्पेशल वर्णन उनका होता ही है। तो इसी प्रकार से गर्भस्थ गर्भ स्थिति में भी रस धातु का क्या इंपॉर्टेंस होता है, तो शरीर का उपचय बल वर्ण स्थितिश्च रस जानी, रस जानी यानी रस के ऊपर ये डिपेंड होता है, गर्भ का उपचय, शरीर, बल, वर्ण और स्थिति। तो इस प्रकार से रस धातु का महत्व, प्रीणनम रसः तुष्टि प्रीणनम रक्त तुष्टिम च करोति, रस तुष्टि बताया मैंने, प्रीणन बताया, आगे का कार्य है रक्त पुष्टि, क्योंकि धातु ही धातुआहार है, एक धातु से दूसरे धातु का निर्माण होता है, तो रस के बाद आता है रक्त धातु, तो रस से ही रक्त धातु का निर्माण होता है, और रक्त पुष्टि करना ये रस का एक कर्म होता है। ये सामान्य कार्य प्रीणन, और विशेष कार्य में तुष्टि, पुष्टि, रक्त पुष्टि और धारण कार्य, हर एक धातु का धारण कार्य एक सामान्य कार्य होता है। धारण यानी शरीर की स्थिति को बनाए रखना। रस का अगर क्षय होता है तो शरीर की स्थिति या मन की स्थिति में हानि आती है, रस का क्षय होता है। सिंपल से ले लो आप, अतिसार हो गया, प्रवाही का लूज मोशंस हो रहे, जुलाब हो रहे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ठीक है, लेकिन 5-6 बार अगर किसी को लूज मोशंस होते हैं, डिहाइड्रेशन होता है, तो उसके बाद इसके शरीर की स्थिति क्या होगी, तो एकदम थकान आ जाएगी, मतलब कुछ काम करने में मन नहीं लगेगा, शरीर का बल कम हो जाएगा, स्किन की इलास्टिसिटी लॉस हो जाएगी। तो धीरे धीरे अगर ये स्थिति अगर ज्यादा हो जाती है, 20-25 तक जाती है, तो पेशेंट या रुग्ण शॉक में भी जा सकता है, केवल रस धातु के हानि से। तो इस प्रकार से, जैसे अभी हम आगे की सीरीज में भी देखेंगे पुरुष या मल का क्या महत्व होता है। पुरुष मल हमारे शरीर का एक जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है, किंतु इसका भी अपना एक महत्व होता है। मल अगर मल भी है तो उसकी एक मात्रा होती है शरीर के बाहर जाने की, उस मात्रा के ऊपर अगर वो शरीर से बाहर जाने लगते हैं तो फिर शरीर की स्थिति बिगड़ जाती है, या उस स्थिति में शरीर की हानि होती है। और इसीलिए राजक्षमा के पेशेंट में कहा है मल के ऊपर ही उसका बल निर्भर करता है, तो मल में भी बल होता है। दोष धातु मला मूलम ही शरीरम, तो दोष के साथ साथ धातु शरीर में इतने ही इम्पोर्टेंट है, उसके साथ साथ मल भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। मल के बारे में ऐसा हमें नहीं सोचना है कि मल है तो चले शरीर के बाहर जाते हैं तो जाने दो, नहीं, निश्चित रूप से मल का भी उतना ही इंपॉर्टेंस होता है जितना कि दोष धातुओं का होता है। मल का एक विशिष्ट प्रमाण में ही बाहर जाना शरीर की क्रिया के लिए उचित होता है। इसके बाद रस धातु के कार्य प्रमाण
और रस धातु के स्रोत के बारे में मैंने आपको बताया। अभी हम नेक्स्ट इसमें जाएंगे, रस धातु की विकृति। एक सुंदर सा श्लोक या छोटा सा श्लोक सुश्रुताचार्य ने बताया है, रस निमित्तमेव स्थौल्यम कार्षम। रस निमित्त में एवं स्थौल्यम कार्षम, रस निमित्त मात्र होता है स्थूलता और कृशता के लिए, यानी स्थूलता भी रस धातु के ऊपर डिपेंड करती है और कृशता भी रस धातु के ऊपर ही डिपेंड करती है। इसीलिए मध्यम शरीर की प्राप्ति अगर करनी होती है, हमें करनी होती है, तो रस धातु की प्राकृतता को हमें देखना चाहिए मध्यम शरीर के प्राप्ति के लिए, क्योंकि रस दुष्टि से ही वृद्धता आती है, स्थूलता आती है, और रस ही निमित्त है कृशता के लिए। क्योंकि अगर हम आश्रयश्री भावों का अगर हम देखें, आश्रयश्री संबंध के बारे में अगर हम देखें, तो रस धातु का कफ दोष के साथ आश्रयश्री संबंध होता है। तो रस कफ, मांस, मेद, रक्त, शुक्र, इन सारे धातुओं के साथ कफ का आश्रयश्री संबंध होता है। इसीलिए रस को कहा है रसो अपि श्लेष्म, रस धातु की तुलना कफ से की है, क्योंकि रस का द्रव, स्निग्ध, शीत गुण ये कफ के गुणों के साथ मिलता है, तो इसीलिए कहा है रसो अपि श्लेष्मवत। रस धातु और कफ धातु के कार्य, वृद्धि, क्षय के लक्षण ज्यादातर हमेशा हमें समान देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए रस निमित्त में स्थौल्यम कार्षम, मध्यम शरीर के प्राप्ति के लिए, आपकी शरीर की मध्यम स्थिति के लिए रस एक निमित्त होता है। तो इसीलिए हम रस के कार्य, रस के प्रमाण को हमें देखना है और उसे हमें संभाल के रखना है। रसक्षय, रसक्षय, रसक्षय में तत्र रसे रोक्षः शमः शोषो ग्लानि शब्द असहिष्णुता। रस धातु की विकृति में रस का क्षय अगर होता है तो क्षय या वृद्धि, विकृति दो प्रकार की होती है, क्षय और वृद्धि। क्षय यानी हानि, जीज, क्षय प्रमाणतः गुणतः कर्मतः क्षय, वृद्धि प्रमाणतः गुणतः कर्मतः वृद्धि। तो क्षय होता है तो इसका मतलब इसके प्रमाण में कमी आती है, इसके गुणों में कमी आती है और इसके कर्म में भी कमी आती है। तो रसे रोक्षः शमः शोषो ग्लानि शब्द असहिष्णुता। रस धातु की विकृति के जो कारण बताए हैं अभी हम देखेंगे, स्लाइड प्रेजेंटेशन में मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर मैं सिर्फ रस धातु की वृद्धि या क्षय के बारे में हम देखते हैं। रसे रोक्षः, पहला लक्षण होता है रुक्षता। जैसे रस धातु द्रव गुण का होता है, अभी मैंने बताया, तो रस धातु का प्रमाण अगर कम होता है या रस धातु का कार्य क्षय यानी हानि, प्रमाण, गुण, कर्म सभी में कमी आती है, तो रस का क्षय होने से, हानि होने से रुक्षता ये पहला लक्षण होता है। जैसे हम घंटा 2 घंटे बातें करते रहते हैं तो हमारे गले में सूखापन आता है, इसका मतलब द्रव की कमी पड़ती है। अगर हम पानी पीते हैं, 1 गिलास पानी पी लेते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं, फिर हम बोलने लगते हैं। बहुत सारे लोगों को बीच बीच में बोलते समय पानी पीने की आदत होती है, क्योंकि हमारा गला सूख जाता है। तो गले का कार्य यानी शब्द निर्माण के हर एक कार्य के लिए बहुत डिटेल में हम इसे समझा सकते हैं। हर एक काम के लिए बोलने की भी क्षमता होती है, क्योंकि यहाँ पे बोलने के लिए भी हमें सलाइवा चाहिए होता है। सलावा यानी लाला स्राव, लाला रस, जो हमारे जिह्वा पे स्रवित होता है सलाइवरी ग्लैंड से, जिसकी तुलना हम बोधक कफ से करते हैं। तो बोधक कफ यानी द्रवगुण, तो बोलने के लिए भी हमें द्रवता, द्रवगुण की जरूरत होती है। शरीर के हर कर्म के लिए हमें द्रव की जरूरत होती है, यानी रुक्षता यानी द्रव की हानि। हमारा गला सूख जाता है तो हम पानी पीते हैं तो हम बोल सकते हैं, इसका मतलब रुक्षता यानी रस धातु का क्षय, जिसका पहला लक्षण होता है रुक्षता, ड्राइनेस ओवर स्किन या सभी ऑर्गन्स में ये रुक्षता हमें देखने को मिलती है। श्रम, ज्यादा श्रम हम नहीं कर सकते हैं या श्रम थकान आती है हमें, बीच बीच में हमें कुछ लगता है। जैसे प्रकृति के हिसाब से भी हम देखते हैं कि वात प्रकृति को कंटिन्यू, वात प्रकृति की व्यक्ति काम नहीं कर सकती, बीच बीच में उन्हें थोड़ी विश्रांति लेने की आवश्यकता होती है। विश्रांति करने के पश्चात फिर से वो अच्छे से काम कर सकते हैं। शोषो, शोष रुक्षता की आगे की स्थिति शोष, अधिक ज्यादा सूखापन शरीर के ऊपर आता है, अधिक ज्यादा रुक्षता शरीर में आती है। अगर हम लंघन करते हैं, उपवास करते हैं, तो ये शोष की स्थिति का अनुभव हम स्वयं कर सकते हैं या इसे हम अच्छे से समझ सकते हैं। ग्लानि, जैसे मैंने अभी बताया कि द्रव से ही
हमारे शरीर के ऑर्गन्स या हमारे शरीर के जो अवयव होते हैं काम कर सकते हैं। हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में लिक्विड से द्रव होना जरूरी है। द्रव बैलेंस कम हो जाता है तो मस्तिष्कगत जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें इम्बैलेंस होने से ग्लानि या मूर्छा की स्थिति आती है। हमारे टिश्यूज को, धातुओं को द्रव गुण की कमी पड़ती है और वो अच्छे से काम नहीं कर सकते हैं, तो इसी स्थिति को ग्लानि कहते हैं। शब्द असहिष्णुता, शब्द असहिष्णुता अच्छा एक सुंदर लक्षण है ये। शब्द असहिष्णुता, शब्द हमें सहन नहीं होते हैं क्योंकि शरीर में रस धातु की जितनी अच्छी मात्रा होती है उतनी हमारे इंद्रिय की कार्य क्षमता अच्छी होती है। रस धातु का प्रमाण अगर कम होता है तो आत्मा, मन, शरीर और इंद्रियों की भी कार्य क्षमता कम होती है और इंद्रियों की जो ज्ञान ग्रहण क्षमता में कमी आने से शब्द हमें सहन नहीं होते हैं। इस रससार के बारे में भी हमें इसे सोचना है। रस धातु सारता एक सुंदर संकल्पना आयुर्वेद में वर्णन किया इसका। सारता यानी धातु की अच्छी स्थिति। धातु सारता में धातु बलवान, गुणवान, परिपूर्ण रीति से होते। एक्सेलेंस ऑफ धातु, एक्सेलेंस ऑफ टिश्यू इस धातु सारता। तो इस धातु सारता में रस धातु अधिक बलवान होता है जिससे कि शब्द सहन करने की क्षमता उसमें होती है। थकान आती है, रस धातु की कमी आती है तो इंद्रियों में भी ग्लानि आती है। हमारे श्रवण इंद्रियों में क्षमता कम हो जाती है और इसीलिए भी कुछ हमें कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ हमें ज्यादा आवाज पसंद नहीं आती है, एकदम हम शांति से रहना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं। उपवास की स्थिति में और शरीर में अगर बल कम होता है तो उस स्थिति में इस लक्षण का अनुभव या इस लक्षण को हम अच्छे से देख सकते हैं। शब्द असहिष्णुता। रसक्षय, रुद पीड़ा, कंप, शून्यता, तृष्णाच। रुद पीड़ा क्योंकि हृदय रस का मूल स्थान है तो रस धातु स्रोत का मूल स्थान हृदय होता है, इसीलिए रस धातु के कमी से हृदय में भी पीड़ा होती है क्योंकि हृदय का कार्य होता है रस का विक्षेपण करना और फिर रस की मात्रा, रस का प्रमाण, रस के कर्म यहाँ पे कम होते हैं तो इसीलिए फिर हृदय में भी पीड़ा जैसे मालूम होता है। रुद पीड़ा, कंप, अभी मैंने बताया कंप यानी शरीर में थकान आने से ये कंप लक्षण, ट्रीमर्स आते हैं, मूर्छा आती है। शून्यता, हल्केपना, शून्यता यानी हल्केपना क्योंकि शून्यता यानी एक प्रकार का एम्प्टीनेस। रस धातु शरीर में हर प्रकार से भरा हुआ होता है, द्रव गुण होता है तो ये द्रव की मात्रा कम होती है तो वहां पे एक एम्प्टीनेस डेवलप होता है जिसे शून्यत्व कहा गया है। और दूसरा लक्षण है तृष्णाच। रस धातु की हानि भरकर लाने के लिए हमारे शरीर की मांग होती है कि द्रव गुण का पदार्थ या द्रव गुण को हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ली तो इसे कहते हैं तृष्णाच। सो इस प्रकार से रस के क्षय से हृदय में पीड़ा, कंप, शून्यता, तृष्णा इस प्रकार के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। जैसे रुद पीड़ा यानी एंजाइना कहा है, कंप यानी पाल्पिटेशंस क्योंकि द्रव पदार्थ का प्रमाण कम होने से हमारे खुद के ध्वनि को हम खुद से सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिसे पाल्पिटेशन ऑफ हार्ट कहा है। सेंसेशन ऑफ एम्प्टीनेस इन वेरियस ऑर्गन्स अभी मैंने बताया। सो ये लक्षण है रस धातु के क्षय के। इसके साथ साथ रस वृद्धि। रसो अतिवृद्धो हृदय उत्क्लेदम प्रसेकम च। श्लेष्माग्नि सदनम प्रसे कालस्य गौरवम श्वैत्य श्वेत श्रथांगत्व श्वासकास अतिनिद्रता। श्वासकास अतिनिद्रता, श्वैत्य शैत्य श्लथांगत्वम श्वासकास अतिनिद्रता। श्वैत्य यानी एक प्रकार का सफेदपन शरीर के ऊपर, पांडुता जिसे कहते हैं क्योंकि रस का वर्ण श्वेत होता है तो इसीलिए रस के बढ़ने से शरीर के ऊपर श्वेतता हमें दिखने को मिलती है, शरीर एकदम सफेद दिखने लगता है जिसे श्वेत्य कहा है। शैत्य, रस धातु का प्राकृत गुण होता है शीतता, तो इस शीतता के बढ़ने से हमारे शरीर में शैत्यता की लक्षणता निर्माण होती है। श्वैत्य, शैत्य, श्लथांगत्व एक प्रकार का शिथिलता, शरीर में इंक्रीज फ्लो ऑफ, यहाँ पे फ्लैसिडिटी इंक्रीज होती है, अंगों में शिथिलता आती है क्योंकि रस का प्रमाण, उसके गुण अधिक मात्रा में शरीर में दिखने लगते हैं। श्वास कास अतिनिद्रता, ये सारे लक्षण कफ के लक्षण के समान बताए हैं। श्वास कास अतिनिद्रता, तो रस धातु के बढ़ने से जो हमारे सारे ऑर्गन्स होते हैं, श्वास कास यानी प्राणवस्तोतस उरस्थान में रस धातु एक प्रकार से बिखर जाता है, उसका लेयर बढ़ जाता है जिससे फिर जो प्राकृत
हमारे रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, श्वसन की स्थिति होती है, उसमें हानि आती है रस धातु से बढ़ने से। तो इस प्रकार से ये प्राकृत क्रिया में बाधा आने से श्वास कफ मार्ग में या प्राणव स्रोतस में अधिक मात्रा में कफ और रस का संचय होने से श्वास का के जैसे लक्षण मिलते हैं। अति निद्रता, क्योंकि रस धातु बढ़ता है तो कफ दोष भी बढ़ता है, और इस प्रकार से शरीर में तमोगुण की वृद्धि होती है, गुरुता की वृद्धि होती है, और इस गुरुता स्निग्धता से हमारे इंद्रियों में एक प्रकार की जाड्यता आती है, गुरुता आती है, और इससे अति निद्रता की स्थिति निर्माण होती है। तो श्वैत्य शैत्य श्लेथांगत्व श्वास कास अति निद्रता। श्लेष्माग्नि सदनम, अग्नि सदन, रस धातु का द्रवगुण बढ़ने से अग्निमांद्य की जैसी स्थिति आती है। अग्नि के कर्म या अग्नि में साध आता है, अग्निमांद्य हो जाता है। अग्निमांद्य यह इसमें हम देखते हैं कि द्रवतः वृद्धि होती है रस की, द्रवतः गुणतः और कर्मतः वृद्धि। जैसे मैंने अभी बताया, धातु की वृद्धि अक्षय होता है तो वो प्रमाणतः गुणतः और कर्मतः होता है। तो अग्निमांद्य में द्रवतः वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से द्रवगुण बढ़ने से जो अग्नि की तीक्ष्णता होती है या उष्णता होती है उसमें थोड़ी सी कमी आती है, जिसे कहते हैं अग्नि सदन, अग्निमांद्य। प्रसेक, अभी यहाँ पे प्रसेक ये लक्षण जो होता है, इसमें द्रवता बढ़ती है, द्रव्य की अधिक मात्रा होती है, रस की अधिक मात्रा होने से ये जो रस होता है वो बार बार बाहर आने की कोशिश करता है, जिसे हम कहते हैं ओवर सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज प्रसेक। आलस्य, रस बढ़ता है, कफ बढ़ता है तो तमोगुण बढ़ता है, और तमोगुण बढ़ने से इंद्रियों की कार्यक्षमता में कमी आती है। आलस्य जिसे कहते हैं, इंद्रियों अपने गुणों को या विषयों का ग्रहण नहीं करते हैं ठीक से, तो जिससे शरीर में आलस्य की स्थिति उत्पन्न होती है। श्लेष्माग्नि सदमनम प्रसेक आलस्य गौरवम, गुरुता, रस धातु स्निग्ध और गुरु होता है, और इसीलिए शरीर में भी गुरुता महसूस होती है। शरीर के अवयव या स्रोतसों में एक प्रकार की जाड्यता, गौरव, गुरुता हमें देखने को मिलती है। सो श्लेष्माग्नि सदनम प्रसेक आलस्य गौरवम आपादेति। रसोति वृद्धो हृदय उत्क्लेदम प्रसेकम, तो हृदय में उत्क्लोप, नौजिया, प्रसेक, अरोध प्रकार के लक्षण हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो श्लेथांगत्व यानी फ्लैसिडिटी, श्वास यानी द्रव्य गुणात्मक वृद्धि, कास यानी द्रव्य गुणात्मक वृद्धि, आलस्य ये कर्मात्मक वृद्धि के लक्षण है, गौरव ये कर्मात्मक। तो द्रव्य गुण और कर्मात्मक वृद्धि किस प्रकार से होती है यहाँ पे मैंने आपको बताया। सो नाउ आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन टू डिस्कस अबाउट द क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। रस विकृति किस प्रकार से होती है। रस विकृति के बारे में हमारे आचार्यों ने अत्यंत सुंदर तरीके से इसका वर्णन किया है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, रसवहाणाम स्रोतसाम हृदय मूलम दशच धमन्याः। रसवह स्रोतस दृष्टि के हेतु चरकाचार्य ने हमारे बताए हैं। गुरु शीतम अति स्निग्धम अति मात्रम समश्नाता, रसवाहिनी दुष्यंती चिंतानाम च अति चिंतना। अत्यंत सुंदर यह सूत्र है। रस दृष्टि के लक्षण, रस दृष्टि किस प्रकार से होती है इसका वर्णन यहाँ पे किया है। गुरु पदार्थों का सेवन, गुरु आहार, समान गुण से, सामान्य विशेष सिद्धांत का भी हमें विचार करना है। समान गुण से उस शरीर में समानता की वृद्धि होती है। तो रस धातु के समान, रस धातु के जो गुण होते हैं, स्निग्ध है, शीत है, द्रव है, उनका अगर हम ज्यादा सेवन करते हैं तो रसव स्रोतस की विकृति होती है। तो सामान्य विशेष सिद्धांत यह आयुर्वेद में निदान और चिकित्सा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है। तो इस प्रकार से गुरु शीतम, शीत अधिक मात्रा में शीत पदार्थों का सेवन, गुरु पदार्थों का सेवन, अति स्निग्ध पदार्थ जैसे मिष्टान्न होते हैं, श्रीखंड है या मलाई जैसे जिसमें बटर है, डेयरी प्रोडक्ट्स का अधिक मात्रा में सेवन करना। अति मात्रम समश्नता, मात्रा, आहार या विहार, हर हमारे शरीर की प्राकृत स्थिति के लिए मात्रा शिति अध्याय जो चरकाचार्य ने बताया, मात्रा शिति अध्याय का अत्यंत महत्व है। हर चीज, कोई भी बात हो,
कोई भी बात हो, कोई भी कर्म हो तो मात्रा में ही करना अच्छा होता है। खाना खाते हैं तो मात्रा में करना चाहिए, नींद लेते हैं तो मात्रा, उचित मात्रा होनी चाहिए। कोई भी कर्म करने की एक उचित मात्रा होती है, तो मात्रा का महत्व है। अधिक मात्रा में कोई भी बात हम करते हैं, कोई भी चीज हम करते हैं, अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से इंद्रियों के विकार पे निर्माण होते हैं। तो गुरु शीतम अति स्निग्धम अति मात्रम समझता, रसवाहिनी दुष्यंती चिंत्यानाम च अति चिंतनात्। अत्यंत सुंदर यहाँ पे बताए, चिंतन अति चिंतना, अधिक चिंता। चिंता करना एक मनुष्य का स्वभाव होता है, चिंता करना, लेकिन किंतु एक पर्याप्त मात्रा में चिंता करना उचित होता है। अधिक चिंता करने से रसदुष्टि होती है, अनेक सारे विकारों का कारण होता है चिंता। मनोविकार है, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, पेन डिसऑर्डर्स है, इसमें कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स है, हाइपरटेंशन है। इसके साथ साथ स्किन डिसीजेस का भी एक मुख्य रूप से हेतु बताया है अधिक चिंतन। अधिक चिंतन करने से रसदुष्टि होती है और फिर रसदुष्टि से अनेक विध विकारों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से रसव स्रोतस की जो दृष्टि होती है, इसमें ये सारे कारण इस हेतु के रूप में चरकाचार्य ने बताए हैं। रसव स्रोतस की दृष्टि लक्षण, अश्रद्धा, अरुचि, आस्य वैरस्यम, अरसज्ञता, रुल्लासो, गर्वम, तंद्रा, अंगमर्त, ज्वरस्तमः, पांडुत्वम, स्रोतसाम, रोधः, क्लैब्य, साधः, कृशांगता, नाशो अग्नेर यथा कालम, वलयः फलितानि च। तो एक एक लक्षण हम देखते हैं। अश्रद्धा, पहला लक्षण बताया है अश्रद्धा, यानी अन्न के प्रति तिरस्कार, भोजन की अनिच्छा। भोजन की अनिच्छा, भोजन तो हम मतलब सामने ले आते हैं, भोजन की थाली को हम लेते हैं, लेकिन खाते समय भोजन की इच्छा ही नहीं होती है, तो इसे कहा है भोजन की अनिच्छा या तिरस्कार। जैसे खाना तो हम परोस के लेते हैं, लेकिन खाने के समय में हमें नहीं खाना महसूस होता है, तो ये एक लक्षण कहा है रसदुष्टि का, अश्रद्धा। अरुचि, रुचि का अर्थबोध न होना, खाना खाते हैं लेकिन उसमें स्वाद नहीं आता है, और स्वाद ना होने से हम इसे अच्छे से नहीं खाते हैं और खा नहीं पाते हैं आगे, एक दो निवाले खा के हम बस रुक जाते हैं, क्योंकि हमें उसका आनंद ही नहीं मिलता है। क्योंकि अगर आहार की रुचि हो तो हमें खाने की इच्छा होगी, रुचि से इंद्रियों का प्रीणन होगा, इंद्रियों का प्रीणन होगा, रुचि हमें अच्छी मिलेगी, तो इसका हमें, हमारे शरीर को, ये जो हम आहार खाते हैं ना, वो हमारे शरीर को लगेगा, इससे अच्छी तरह से शरीर के धातु निर्माण होंगे, अच्छी तरीके से शरीर का पोषण होगा। रुचि, आस्य वैरस्य, मुख में फीकापन लगना, जब ज्वर में ये लक्षण हमें दिखने को मिलता है। ज्यादातर जो अरुचि, आलस्य, आस्य वैरस्य, ये लक्षण जो होते हैं ज्वर में हमें सभी लक्षण दिखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी व्याधि के निर्माण के पहले जो पूर्व रूप होते हैं, उसमें ये सारे लक्षण हमें दिखने को मिलते हैं। मुख में फीकापन आता है, आस्य वैरस्य, अरसज्ञता, रसों का ज्ञान नहीं होता है, हम खाना तो खाते हैं लेकिन मन नहीं लगता, या कुछ उसमें हमें आनंद ही नहीं लगता, कुछ उसकी रुचि हमें पता ही नहीं चलती, बस हम खाते हैं और फिर हमारे इंद्रियों की तृप्ति नहीं होती, या हमारा शरीर भी ज्यादा अच्छे से, उससे शरीर का भी पोषण नहीं होता। रुल्लासो, नॉजिएटिक फीलिंग, जी मचलाना, रसधातु की विकृति में या रसधातु की द्रवगुण विकृत प्रमाण में वृद्ध होने से रुल्लास या जी मचलाना ये लक्षण निर्माण होता है। गौरव, शरीर में भारीपन, हेवीनेस, तंद्रा, क्योंकि रस धातु गुरु गुण का है, रस बढ़ने से कफ भी बढ़ता है, तो ये सारा वर्णन हमें रसोपि श्लेष्मवत, यानी रस के साथ साथ हमेशा हमें कफ दोष के बारे में भी सोचना है। और इस प्रकार से गौरव या शरीर में भारीपन, हेवीनेस, तंद्रा, यहाँ पे लक्षण दिखता है। तंद्रा यानी तमगुण की वृद्धि से मन और इंद्रियों में एक प्रकार की जड़त, गुरुत्वता आती है। अंगमर्द, अंगों में पीड़ा, ये भी एक ज्वर का लक्षण है, ज्वर के पूर्व रूप में अंगमर्द बताया है, क्योंकि ज्वर यह रसव स्रोतस का व्याधि है, रसदुष्टि में ज्वर ये लक्षण निर्माण होता है। आयुर्वेद में ज्वर का वर्णन हमारे आचार्यों ने बहुत सुंदर और सविस्तर तरीके से किया है। जो रसव स्रोतस दृष्टि का व्याधि है, ज्वर, अंगों में पीड़ा, अंगमर्द। तम, अंधेरा छाना, तमगुण बढ़ता है तो इंद्रिया, जो हमारे ज्ञानेन्द्रिया होती है, तो ज्ञानेन्द्रियों की जो ग्रहण क्षमता होती है उसमें भी बाधा आती है।
आत्मा मनसा संयुजेन मन इंद्रियेन इंद्रिय अर्थेन ततः ज्ञानम। तो आत्मा, मन, इंद्रिय, इंद्रियों के अर्थों का योग्य रूप से अगर संयोग होता है तो ही हमें ज्ञान होता है, तो ही हम ज्ञान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सारे इंद्रियों के ऊपर या इस ज्ञान परंपरा में खंड आता है तमोगुण के बढ़ने से। पांडु, रस से ही रक्त का पोषण होता है, इसीलिए रस में कमी आती है तो रक्त के पोषण में भी कमी आएंगी और निश्चित रूप से एनीमिया या पांडु के लक्षण मिलेंगे। जिस रक्त पोषण इसमें रक्त आरबीसीज जो होते हैं, जो मुख्य कंटेंट है रक्त के, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज या प्लेटलेट्स, तो इसमें इस प्रकार की कमी होने से जो लक्षण या शरीर में जो फीकापन आता है, सफेद वर्ण मिलता है शरीर को, क्योंकि रक्त से ही हमारे शरीर का जो प्राकृत गुलाबी वर्ण होता है रक्त से ही होता है। तो रक्त में अगर कमी आती है तो पांडुता हमें शरीर में दिखने को मिलती है। स्त्रोतोरोध, स्त्रोत दृष्टि के सामान्य लक्षण अगर हम देखते हैं तो इसमें स्त्रोतोरोध एक मुख्य है। आयुर्वेदीय निदान पद्धति में स्त्रोतोरोग का खासा महत्व है। स्त्रोतोरोग से रोध से ही जो भी स्त्रोतस के कार्य होते हैं, स्त्रोतस के जो बहाव पदार्थों का वहन होता है उसमें हानि आती है, उसमें बाधा आती है, और जो सारी वहां पे जो प्राकृत फिजियोलॉजी होती है उसका कन्वर्जन पैथोलॉजी में होता है। तो पैथोलॉजी के लिए स्त्रोतोरोध ये हेतु होता है। स्त्रोतोरोध से ही प्राकृत गति में बाधा आती है और फिर पैथोलॉजी का निर्माण होता है। क्लैब्य, नपुंसकता, बलहानि, एक्चुअली क्लैब्य रस धातु अगर ज्यादा मात्रा में क्षीण होता है तो इसमें ये क्लैब्य का लक्षण दिखता है, क्योंकि रस धातु का कफ दोष से आश्रय से संबंध होता है और रस क्षय का धीरे धीरे अगर हम उसकी चिकित्सा नहीं करते हैं तो धीरे धीरे इसका असर सप्त धातुओं पर पड़ता है और शायद क्लैब्य की स्थिति उस स्थिति में निर्माण होती है। तो बलहानि से नपुंसकता, क्योंकि प्रीणनम जीवनम या गर्भ निर्माण के लिए हर एक धातु का प्राकृत होना जरूरी होता है। जो भी फर्टिलाइज स्पर्म और ओवम का जो यूनियन होता है उस समय भी ये सारे ऑर्गन, सारी स्थितियां शरीर की प्राकृत होनी चाहिए। तो इसी से ही उत्तम संतति या संतति निर्माण की प्रक्रिया जो होती है वो प्राकृत तरीके से हो सकती है। कृशांगता, अंगों में कृशता आती है, क्योंकि अभी मैंने बताया रस निमित्त में एवं स्थौल्यम कार्शम, रस ही निमित्त होता है स्थूलता और कृशता के लिए। अग्निमांद्य, रस की प्रमाणतः वृद्धि होने से अग्निमंद्य होता है। वलयः पलिता, वली और पलित यानी झाइयां आती है, झुर्रियां आती है। झुर्रियां आना क्योंकि जो इलास्टिसिटी या जो स्किन की हमारी टोनिसिटी होती है, तो स्किन का टोन मेंटेन करने के लिए वहां पे फ्लूइड लेवल बहुत बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए आजकल आप कहीं पे भी जाओ, फेसबुक खोलो, व्हाट्सएप खोलो, यहाँ पे जो सारी टिप्स होती है, तो ब्यूटी टिप्स, हेल्थ टिप्स होती है, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा पे जोर दिया जाता है कि दिन में 8 से 10 गिलास पानी का सेवन कीजिए, पानी भरपूर पीजिए, पानी का सेवन करें। तो पानी क्यों चाहिए? तो पानी से ही नरिशमेंट होता है, पानी से ही त्वचा का पोषण होता है, और त्वचा की टोनिसिटी, त्वचा की इलास्टिसिटी, त्वचा का प्राकृत कार्य जितना ज्यादा अच्छा रहेगा उतने झुर्रियां, झाइयां हमारे शरीर में, उम्र के साथ साथ तो झुर्रियां आनी ही है, किंतु हम धातुओं के प्रमाण का, उसमें से रस रक्त धातु के प्रमाण का अगर हम देखें, प्रमाण प्राकृत रखने का अगर हम प्रयास करते हैं तो वलिया या झाइया जो भी आती है निश्चित रूप से देर से आने में मदद मिलती है। तो इसीलिए पानी भरपूर पीना चाहिए, जिससे रस धातु की मात्रा बरकरार रहेगी और वलिया नहीं आएगी। पलित, पलित यानी बाल जल्दी से इसमें सफेद हो जाते हैं। बाल सफेद होने के अनेक कारण है, अनेक बहुत विस्तृत तरीके से इसका वर्णन हम कर सकते हैं। तो वय के हिसाब से तो पलित ये लक्षण मिलता ही है। इसमें भी फिर धातु का पोषण कम होने से, धातु दृष्टि से दोष दृष्टि, और क्योंकि पलित में तो त्रिदोष दृष्टि होती है, और फिर रस से पोषण नहीं होता है, त्वचा का पोषण नहीं होता है, या फिर बाकी के धातुओं का और उपधातु का पोषण भी नहीं होता है, क्योंकि धीरे धीरे सारे शरीर के जो धातु उपधातु होते हैं इस पे भी इसका असर हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ये पलित लक्षण मिलता है। इसके साथ साथ रस दृष्टि के ये लक्षण हो गए, तो इसके साथ साथ रस व स्रोतस के जो विकार है, इसमें प्रमुख रूप से जो विकार बताया है आचार्य ने, उसमें है ज्वर। ज्वर यह रस धातु का एक प्रधान व्याधि है।
ज्वर यह लक्षण रहता है अनेक सारे व्याधियों में। ज्वर का वर्णन तो बहुत सुंदर है, चरकाचार्य में ज्वर चिकित्सा अध्याय बहुत सुंदर तरीके से ज्वर के अलग अलग प्रकारों का वर्णन किया है। ज्वर यह रसव स्रोतस दुष्टि का प्रधान व्याधि है। तो कभी भी ज्वर होता है तो रस धातु के बारे में हमें सोचना है, रस धातु की चिकित्सा करनी है। तो चिकित्सा क्या कैसे करनी है ये मैं बताऊंगी आगे। आमवात ये भी रस दुष्टि या रसव स्रोतस का एक मुख्य विकार होता है। पांडु जैसे मैंने अभी बताया, पांडु क्योंकि रस से ही रक्त का पोषण होता है। मूर्छा रस धातु की विकृति से तमगुण की वृद्धि होती है और इस तम से जो इंद्रियों की प्राकृत ग्रहण क्षमता होती है इसमें बाधा आती है। और मूर्छा मद इस प्रकार के लक्षण जो मनोवा स्रोतस के लक्षण है। तो त्रिगुण की विकृति में या सत्वगुण की क्षय में, सत्वगुण की कमी से इस प्रकार के लक्षण हमारे शरीर में दिखते हैं। मूर्छा इस प्रकार से रस धातु की दृष्टि या रस प्रदोष विकार, रस धातु के बारे में मेरा यह कहना है कि रस धातु या धातु को केवल लिमिटेड या मर्यादित स्वरूप में हमें नहीं लेना है। तो जब भी हम चिकित्सा करते हैं तो ज्यादातर हम वातदोष की विकृति है तो चलो बस्ती देते हैं, पित्त के लिए तो विरेचन करना है, कफ के लिए वमन करना है, ऐसे नहीं है। तो इसके साथ साथ दोष और दुष्ट की समूर्छना का भंग करना ही जरूरी है। दोष दुष्ट समूर्छना का भंग करेंगे, संप्राप्ति का भंग करेंगे तो ही हम एक सफल चिकित्सक या वैद्य के रूप में हम सफल होंगे। रसज रोग की चिकित्सा में बताया है आचार्यों ने, रसजानाम विकारानाम सर्वम लंघनम औषधम। रसज विकारों में लंघन यह सर्वश्रेष्ठ उपाय है, क्योंकि लंघन से ही जो बड़े हुए दोष होते हैं उनमें कमी आती है। लंघन से ही रस दुष्टि या रस की जो प्रमाण वृद्धि होती है हमें इसमें शांति मिलती है। रस लंघन ये श्रेष्ठ उपचार बताया है। लंघन, वमन, विरेचन, स्वेदन, नस्य, पिपासा, वायु सेवन, आतप सेवन, उपवास, व्यायाम, इन सारे तरीकों से हम लंघन कर सकते हैं। वमन विरेचन इसमें भी संसर्जन क्रम है, सारी जो प्रोसीजर होती है। इसके साथ साथ स्वेदन से भी शरीर में, तो इस प्रकार से जो रस धातु की जो गुरुता बड़ी होती है तो इस गुरुता को हमें कम करना है। तो इसीलिए लघु गुण जिस तरीके से भी हो, आहार में लघु गुण का प्रयोग या विहार में लघु गुण का प्रयोग या जो भी पंचकर्म या कर्म हम करते हैं इसमें लघु गुण का उपयोग हमें करना है। स्वेदन से शरीर में लघुता बढ़ेगी। नस्य, पिपासा, वायु, आतप और वायु का सेवन, आतप का सेवन जिससे गुरुता कम होगी। उपवास, व्यायाम, व्यायाम से शरीर में लघुता बढ़ेगी, क्योंकि व्यायाम एक अच्छा आयुर्वेद में व्यायाम का अच्छे तरीके से वर्णन किया। व्यायाम एक श्रेष्ठ प्रकार है जिससे शरीर में दोष की स्थिति पर दोष कोष्ठ में लाने के लिए मदद मिलती है और फिर उससे हम अच्छे तरीके से शरीर के बाहर निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ तिक्त दीपन, तिक्तादीपन, रस दृष्टि में तिक्त रस का बहुत महत्व है। तो तिक्त रस युक्त द्रव्य जैसे गुड़ुची है, पटोल है, नींब, किरात तिक्त, तिक्त पंचक काढ़ा के रूप में, क्वाथ के रूप में हमें तिक्त रसों का सेवन करना है। इसमें हम यवागु या यूष का भी प्रयोग कर सकते हैं। दीपन चिकित्सा जरूरी है। अग्निमांद्य होता है तो अग्निमांद्य दूर करने के लिए हमें दीपन करना है। तो दीपन में भी हमें तिक्त कटु रस के पदार्थ जैसे अदरक है, शुंठी है, मसाले जो सारे पदार्थ होते हैं मसाले, तो उन सारों का हमें उपयोग करना है, तिक्ता दीपन कार्य करना है। तो इससे रस दुष्टि जो होती है वो कम करने में हमें मदद मिलती है। तो इस प्रकार से रसदुष्टि या रस स्रोतस के विकार और उसके लक्षण यहाँ पे मैंने आपको बताए हैं। तो चिकित्सा में रस धातु, डॉक्टर हमारे रजनीश शर्मा पूछते हैं, रस धातु दुष्टादि में विकृति हो ना जाए इसके लिए हमको अग्नि पर ज्यादा फोकस करना। यस करेक्ट है। तो अग्नि शांतो रोगा है सर्वे अपनी मंदग्नो, तो सारे रोगों का
मूल कारण तो अग्नि मानदेय होता है। तो अग्नि को हमें निश्चित रूप से सारी धातुओं की विकृति में हमें अग्नि का ख्याल निश्चित रूप से रखना है, क्योंकि रस की मात्रा बढ़ती है तो अग्नि में कमी आती है। तो इस प्रकार रस वृद्धि में या रस दुष्टि में हमें तिक्त गुणों का उपयोग करना है। रस धातु का अगर क्षय होता है तो आहार में हमें फल रसों का सेवन करना है। प्रवाल मंडूर भस्म हम ले सकते हैं। आहार फल रस प्रवाल पंडुर भस्म रस धातु का अगर क्षय होता है तो इसका हमें सेवन करना है। निदान परिवर्जन ये भी एक प्रमुख रूप से चिकित्सा होती है। तो जैसे मैंने अभी बताया, अति स्निग्धम अति गुरु आहा चिंतानाम च अति चिंतनात्, तो इस सारे से भी निदान परिवर्जन एक चिकित्सा की प्रथम पहली जो स्टेप होती है वो निदान परिवर्जन या हेतु परिवर्जन होती है। तो इस प्रकार से जिस हेतु से हमें रस धातु की विकृति मिलती है, हम रस धातु दृष्टि के जो भी कारण ग्रंथों में बताए हैं तो उसका हमें सेवन नहीं करना है। तो इसके साथ साथ रस धातु बढ़ाने के लिए बहुत सारे द्रव्य गुणयुक्त पदार्थ है, जिसमें शरबत है, फलों का रस है, नारियल पानी है, सूप है, जूसेस है, अलग अलग प्रकार से आप यूष, पेया, मंड, विलेपी जैसे जो ग्रंथोक्त वर्णित पथ्य कल्पना है उसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। ज्यादा मात्रा में अगर रस धातु की हानि होती है या रस धातु का क्षय अगर होता है तो इसके लिए इस पूर्ति के लिए हम जो कृत्रिम तरीके के सलाइंस लगाए जाते हैं डीएनए से आरएनए से, उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं रस धातु की दृष्टि में या रस धातु के क्षय में। तो इस प्रकार से क्लिनिकल इंपॉर्टेंस या जैसे मैंने अभी बताया कि चिकित्सा करते समय दोष के साथ साथ दुष्यों का और जो धातु दृष्टि स्त्रोतस का हमें विचार निश्चित रूप से करना है, तो ही हम सफल चिकित्सक बन सकते हैं। केवल दोषों के या लाक्षणिक चिकित्सा आयुर्वेद में ज्यादा बताई नहीं है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हमें नहीं करनी है, हमें उस रोग के जड़ों तक जाना है। और जड़ों तक जाने के लिए जो भी जिस प्रकार से संप्राप्ति का वर्णन किया है, दोषों धातुओं का मलों का उसमें इन्वॉल्वमेंट, फिर स्त्रोतस का मूल स्थान की लक्षण, निदान, चिकित्सा, उसका सहभाग, इस प्रकार से मूल रूप तक जाकर ही हमें चिकित्सा करनी है, तो ही हमारी चिकित्सा जो होगी वो सफल होने में हमें मदद मिलेगी। तो इस प्रकार से रस धातु का ये क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। तो इसके साथ साथ धातु का वर्णन करते समय हम हमेशा उपधातु और मलों को भी हमें देखना है। रसात स्तन्यम तथा रक्तम असूच कंडरासिरा मांसादवसा षटचत्वसा मेधसह स्नायु संदया। तो रस धातु के जो उपधातु है इसमें रसो प्रदोष स्वीकार, जैसे व्यंग वलित पलित की क्या चिकित्सा करें। तो व्यंग वलित पलित, तो ये तो जैसे अभी मैंने बताया कि रस धातु का प्रमाण हमें निश्चित रूप से देखना है, रस धातु में वृद्धि भी ना हो, रस में क्षय ना भी हो। वली पलित के लिए आप जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है, जो स्किन के लिए आप अलग अलग ऑइंटमेंट्स का उपयोग कर सकते हैं। पलित के लिए तो बहुत कारण मतलब रस दृष्टि से ही पलित है या उसका कारण हमें निश्चित रूप से खोजना है। इसके लिए हमें परीक्षण करना है, हिस्ट्री हमें लेनी है। तो हिस्ट्री में जो भी हेतु मिलते हैं, इसमें रस दृष्टि भी होती है या जो भी दोषों का प्रकोप होता है, इसे कम करने की चिकित्सा हमें इसमें करनी पड़ेगी। व्यंग झाइया में भी हमें ज्यादा से ज्यादा रस का प्रमाण या जो धातु की दृष्टि या धातु की सारता, जैसे इसमें मैं बताना चाहूंगी धातु सार का भी हमें देखना है। धातु सारता बढ़ाने के लिए रस धातु के जो जैसे बताया मैंने तिक्त दीपन पचन जो होता है, तो तिक्त द्रव्यों का प्रयोग हमें करना है। और रस दृष्टि अगर हम कम करेंगे तो धीरे धीरे शरीर की दृष्टि या जो भी स्त्रोत दृष्टि हुई है उसे कम करने में हमें सफलता मिलेगी। इसके साथ साथ कुछ स्थानिक चिकित्सा का भी प्रयोग हमें करना है। अलग अलग लेपों का, क्रीम का भी उपयोग हम कर सकते हैं। व्यंग, झाई और पलित जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है, मेरे हिसाब से एक्चुअली ग्रंथों में अगर रस दृष्टि के अंतर्गत इसका वर्णन किया भी है तो भी इसके कारण अनेक सारे हो सकते हैं, क्योंकि पिगमेंटेशन में गायनेकोलॉजिकल इसमें भी पिगमेंटेशन होता है। वली पलित के भी अनेक कारण होते हैं, उम्र के साथ साथ होता है, या किसी की स्किन की टेंडेंसी होती है, जैसे पित्त प्रकृति की टेंडेंसी होती है, जल्दी झुर्रियां उनमें होती है, जल्दी ही उनमें पालित्य की भी हमें देखने को मिलता है।
तो इस प्रकार से यूटिलिटी ऑफ नस्य इन रसदुष्टि, तो नस्य से एक प्रकार से जो नस्य जब नासा में हम करते हैं, नासा ही शिरसोद्वारम, तो नासा ही शिरसोद्वारम, और नस्य में जो कफ होता है, तो रस और कफ की तुलना की, रसोपि श्लेष्मवत्, रस और कफ की दृष्टि एक साथ होती है, तो कफ के लिए नस्य श्रेष्ठ बताया है, तो इस हिसाब से भी नस्य का उपयोग या नस्य को हमें लेना चाहिए, तो कफ का शमन होता है। और जो नासा ही शिरसोद्वारम, तो शिर में भी क्योंकि शिर में भी कफ का स्थान होता है, तो रस धातु तो शिर में भी सर सारे शरीर में रस धातु होता है, तो इस प्रकार से नस्य से जो स्थानिक दृष्टि होती है कफ की, वो कम करने में मदद मिलती होगी, और इस प्रकार से रस धातु दृष्टि में इसका वर्णन आचार्यों ने किया होगा। तो इस प्रकार से इसके साथ आगे हम देखेंगे कि रस धातु के उपधातु स्तन्य और आर्तव। स्तन्य का निर्माण धातु और उपधातु में क्या फर्क होता है, तो धातु और उपधातु, धातु मुख्य रूप है और उपधातु थोड़े गौण स्वरूप में होते हैं। धातु से ही उपधातु का निर्माण होता है। धातु शरीर में कायम स्थिति में रहते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक धातु की स्थिति होती है, लेकिन उपधातुओं का कार्य मर्यादित होता है, जैसे स्तन्य है, आर्तव है, इसमें हम केश भी ले सकते हैं, केश भी, दंत भी है, दंत भी अगर गिर जाता है तो हम जीवित रहते हैं, तो उपधातु का जो कर्म है लिमिटेड होता है। स्तन्य को देखिए, ब्रेस्ट मिल्क या मदर्स मिल्क, अष्टविध जो मिल्क होते हैं दुग्ध वर्ग में, इसका वर्णन किया है। तो मदर्स मिल्क या स्तन्य का भी निर्माण एक विशिष्ट स्थिति में होता है, और बालक का पोषण करने के लिए स्तन्य का निर्माण होता है। गर्भधारणा के पश्चात जो भी यहाँ पे जो चेंजेस होते हैं हार्मोनल, इसके साथ अपरा का भी पोषण होता है, स्तन्य का भी पोषण होता है। तो फिर गर्भ प्रसूति के पश्चात स्तन्य का निर्माण एक विशिष्ट स्थिति तक होता है, और इसके पश्चात स्तन्य का निर्माण बंद हो जाता है। तो स्तन्य या उपधातु एक विशिष्ट काल तक कार्य करने वाला होता है। हर एक उपधातु की एक अपनी विशिष्ट पहचान होती है, या हर एक उपधातु का एक विशिष्ट कार्य होता है। तो इस प्रकार से स्तन्य का निर्माण एक विशिष्ट काल में होता है। इसके साथ साथ स्तन्य ज्यादातर बालकों के पोषण के लिए जरूरी होता है, और जो फीमेल की जो फिजियोलॉजी होती है, यूटेराइन की जो स्थिति होती है, उसके लिए भी स्तन्य का स्त्रवण अच्छा बताया है। माता के प्रति, मतलब बालक के प्रति जो प्यार होता है माता के मन में, या उसके स्पर्शन से, इस प्रकार से स्तन्य का स्त्रवण होता है, और इससे फिर बालक का पोषण करने का कार्य स्तन्य करता है। शुद्ध स्तन्य यह होता है जो कि अगर हम स्तन्य को पानी के साथ मिला लेते हैं तो स्तन्य और पानी एक जीव हो जाते हैं, या स्तन्य या पानी में कुछ वहां पे फेन या कुछ तंतु या कुछ कलर चेंजेस नहीं होते, वो उसे प्राकृत स्तन्य कहा है। स्तन्य दृष्टि भी वातज, पित्तज या कफज प्रकार की बताई गई है, जिसमें अलग अलग तरीके के, जो वातज में होती है तो कृष्ण वर्ण वगैरह होता है, पित्त दृष्टि में दाह वगैरह होते हैं, तो अलग अलग इस प्रकार से स्तन्य की दृष्टि होती है। तो स्तन्य या मानुषपयम यह ब्रूहन के लिए बताया है। स्तन्य का प्रमाण होता है 2 अंजलि, स्तन्य का प्रमाण बताया है। रस धातु की विकृतियों, डॉक्टर रजनीश शर्मा जी पूछते हैं, रस धातु की विकृतियों के कारण उपधातु में विकृतियां होती है, कष्ट अतृप्त में विकृतियां हो तो उसमें क्या दे? कष्ट, कष्ट अध्रुव, कष्टार्थव, आई थिंक आप कहना चाहते हैं कष्टार्थव, तो कष्टार्थव अगर होता है तो क्या देना चाहिए? अच्छा, रस धातु की विकृति में कष्टार्थव, ओके। तो कष्टार्थव में भी हमें, जो जैसे मैंने अभी बताया कि कष्टार्थव, पहले तो रूल आउट हमें करना है कि कष्टार्थव के कुछ बाकी के कारण होते हैं क्या, हार्मोनल बैलेंस इम्बैलेंसेस है क्या। अगर रसदुष्टि की चिकित्सा अगर हमें करनी है, तो जैसे मैंने अभी बताया, वमन है, विरेचन है, नस्य है, दीपन कर्म है, पाचन कर्म है, इस प्रकार से भी हमें उसे देखना होता है। इस प्रकार से भी हम इस कष्टार्थव जन्य विकृतियों को देख सकते हैं। कष्टार्थव में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी हम दे सकते हैं तुरंत इलाज के लिए, और कष्टार्थव के साथ साथ शरीर में रस धातु की दृष्टि के अगर कोई दूसरे लक्षण भी उपस्थित होते हैं, या रस धातु की दृष्टि कितनी मात्रा में या कितनी व्याप्ति तक हुई है रस धातु की दृष्टि, इसे भी हमें देखना है, और इस प्रकार से हमें इसका उपाय या इसका इलाज भी हम कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ दूसरा रस धातु का उपधातु है रज या आर्तव। तो रज
रज को मेंस्ट्रुअल फ्लो कह सकते हैं, हम आर्तव को स्त्री बीज कहा है। रज और आर्तव जो मंथली साइकिल होता है स्त्रियों में, इसके निर्माण में भी रस धातु का महत्व होता है। रस धातु के उपधातु में ही आर्तव का वर्णन किया है। शुद्ध आर्तव के लक्षण, आर्तव का प्रमाण 4 अंजलि आर्तव का प्राकृत प्रमाण होता है। सो इन वुमेन्स एट द एज, फर्टिलिटी की जो एज होती है, जो 12 से लेकर 12 से अप टू 50 इयर्स तक की उम्र में ज्यादातर आर्तों की प्रवृत्ति होती है। एक निश्चित उम्र के बाद आफ्टर द एज ऑफ 50 द प्री मेनोपॉजल एज एंड देन मेनोपॉजल एज कहा गया है। तो जैसे हमारे शरीर में भी दोष धातु मलों की स्थिति को अगर हम देखते हैं तो बाल्यावस्था में कफ दोष होता है, मध्यम या तरुण अवस्था में पित्त दोष की स्थिति कहा है, और वृद्धावस्था में वात की वृद्धि होती है। तो इसी प्रकार से उम्र के हिसाब से सुश्रुताचार्य ने वय का सुंदर रूप से वर्णन किया है कि वय का विभाजन और वय के इस विभाजन में धातुओं की या इंद्रियों की झीज या हानि किस प्रकार से होती है। तो इस प्रकार से धातुओं की जो झीज होती है, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो धातुओं की, दोषों की या इंद्रियों की कार्यक्षमता में कमी आती है। जैसे उम्र के साथ ज्ञानेंद्रिय की कर्म में भी बाधा आती है, जैसे दृष्टि दोष निर्माण होते हैं, बायोपियाज होते हैं, कर्ण मतलब कान जो सुनने में भी हमें कम आने लगता है, दिखने में भी कम आने लगता है, स्पर्श ज्ञान में भी बाधा आती है, स्किन की इलास्टिसिटी लूज होती है। तो ये तो नॉर्मल चेंजेस होते हैं उम्र के साथ साथ। तो इसके साथ साथ रस धातु या सारे धातुओं की एक क्षमता जो होती है वो कम होने को होती है। कितना भी हम इस उम्र में, वृद्धावस्था में कितना भी हम धातु के बल बढ़ाने का प्रयास हम करते हैं, किंतु धातु का बल उतनी मात्रा में बढ़ता नहीं है जितना तरुण या बाल्यावस्था में बढ़ता है। तो ये तो हमें एक्सेप्ट ही करना है कि किस प्रकार से धातु की झीज जो है उम्र के साथ साथ होनी ही है। ये तो शरीर की स्थिति है, ये तो नेचुरल प्रोसेस है। शरीर का बढ़ना, उपचय, फिर शरीर का धीरे धीरे अपचय होना, एक विशिष्ट उम्र के बाद शरीर के सारे जो ऑर्गन्स या धातुएं होती है, टिश्यूज होते हैं, उसमें तो झीज या हानि होती ही है, होनी ही है। तो ये तो एक फिजियोलॉजिकल चेंज ही है, धातु की क्षय या हानि होना। तो इस प्रकार से यहाँ पे स्तन्य और रज ये 2 उपधातु है रस धातु के। इसके साथ साथ रस धातु का जो मल है कफ है, कफ पित्त मलह खेशु प्रस्वेदो न करो मजा स्नेहो अक्षि विट त्वचाम धातु नाम क्रमशो मलहा। तो धातु का मल, रस धातु का मल कफ को कहा है। देखिए रस धातु का कफ के साथ एक अलग संबंध है, आश्रयशी संबंध भी है। और जो कफदोष की उत्पत्ति बताई है, रसमल कफ, रस के मलिन भाग से कफदोष का निर्माण होता है। दोष हम कभी पढ़ेंगे तो उसमें कफदोष का निर्माण 2 प्रकार से होता है। एक तो आहार के पहले अवस्था पाक में, मधुरावस्था पाक में कफ का निर्माण होता है, कफदोष का वहां पे स्त्रवण होता है। इसके साथ साथ रसमल कफा, जैसे अभी मैंने बताया, रसव स्रोतस के मल रूप में जो त्रिधा परिणमन होता है, उस त्रिधा परिणमन में कफदोष का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से रस धातु के कार्य, उसकी विकृति की चिकित्सा, रस दुष्टि, स्रोतसों का महत्व, इसके साथ साथ उपधातु मल के बारे में मैंने शॉर्टली बताया। अब लास्ट पार्ट जो है रस धातु सारता। धातु सारता एक अत्यंत सुंदर वर्णन धातु सारता का आयुर्वेद में किया है। जैसे दोषों से प्रकृति बनती है, उसी प्रकार धातुओं से धातु सारता बनती है। धातु सारता के बारे में मैं अलग से सेशन लूंगी, जिसमें शरीर के सप्त धातु सारता के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं शॉर्टली आपको बताना चाहूंगी रस धातु सारता के बारे में। धातु सारता, इट इज द एक्सेलेंस ऑफ टिश्यू। विशुद्धतरो धातु सार उच्यते, विशुद्धतरो धातु सार उच्यते। तो धातु सारता यानी रस धातु की बलवानता, रस धातु उत्तम, परिपूर्ण रस धातु, इट इज द एक्सेलेंस ऑफ टिश्यू। रस धातु सारता में त्वचा स्निग्ध, मृदु, लोम मृदु, अल्प, सूक्ष्म और गंभीर होते हैं। काश्यप आचार्य ने रस धातु सारता को ही त्वक सारता का दर्जा दिया है, या रस धातु सारता को ही त्वक सारता कहा है। इसमें त्वचा त्वक रोग रहित, सद्य क्षत प्ररोहरत्व ऐसे लक्षण बताए हैं। इसमें उपभोग क्षमता अधिक होती है, आनंदी वृत्ति, प्रहर्षण, हैप्पीनेस अधिक होता है। तो रस सारता यानी
त्वचा की संपन्नता, त्वचा प्रसन्न, फ्रेश, लश्चरस, स्निग्ध, ऑयली, सॉफ्ट, डेलिकेट, सॉफ्ट, लेस इन नंबर, फाइन एंड डीप रूटेड लोन्स। सो इस प्रकार से रस धातु सारता के लक्षण बताइए, जिसमें रस धातु उत्तम, परिपूर्ण, गुणवान, बलवान तरीके से उपस्थित होता है। तो ये रस धातु की सारता यानी उत्तम भाग, सारता यानी एक अच्छा अंश। तो जिस व्यक्ति के शरीर में रस धातु का अंश उत्तम होता है उसे रस धातु सारता कहा है। तो इस प्रकार से त्वक रोग रहित होते हैं रस धातु सार व्यक्ति। अगर त्वचा विकार होते भी है तो कम प्रमाण में होते हैं और जल्दी या निश्चित रूप से जल्दी इसमें त्वक रोग जो होते हैं वो भरकर आते हैं। त्वचा हमेशा प्रसन्न रहती है। सद्य क्षत प्ररोहरत्व, कोई भी जख्म, व्रण अगर उसमें आता है तो जल्दी भरकर आता है, और अगर रस धातु असारता होती है तो जख्म या व्रण जो ऊंड होती है उसे भरकर आने में, उसके हीलिंग में समय लगता है, या हीलिंग जो होती है ज्यादा समय बाद होती है। आपकी जो रस धातु है, रस धातु जितनी ज्यादा उत्तम क्वालिटी, देखिए क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, रस धातु सारता यानी रस धातु की क्वालिटी अच्छी होती है, क्वालिटी यानी उसके गुण अच्छे होते हैं, तो गुण अच्छे होते हैं तो उसके कर्म, तो इसीलिए धातु सारता का वर्णन जो ग्रंथों में बताया है, तो उस प्रकार के लक्षण उस व्यक्ति को हमें, व्यक्ति के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। मानसिक लक्षण में सुख, ऐश्वर्य, हैप्पीनेस, पावर, आरोग्य अच्छा होता है, हेल्थ, बुद्धि, इंटेलिजेंस, विद्या, नॉलेज, सौभाग्य, गुड फॉर्चून, दीर्घायु, लॉन्गेविटी अच्छी होती है इनमें। सुख की कल्पना, खाना पीना इसमें होती है इनकी। थोड़े सेल्फ सेंटर्ड व्यक्तिमत्व होते हैं ये लोग। कि कोई भी सीजन हो तो इसमें इनकी त्वचा हमेशा स्निग्ध, कोमल और कांतियुक्त होती है। जैसे ठंडी के दिनों में त्वचा में ड्राइनेस होती है, त्वचा की स्निग्धता में कमी आती है, तो इसीलिए हम कहते हैं ठंडी में भी हमें पानी की भरपूर मात्रा पीनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारी त्वचा अत्यंत मृदु या स्निग्ध रखने में हमें मदद मिलती है। उपवास सहन कर सकते हैं ये लोग, उपवास करने से उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। कोई भी बड़ा आवाज या गोंधल, गलकल अगर होती है तो भी वो सहन कर सकते हैं। इसके विरुद्ध जैसे हमने रस धातु के क्षय में देखा है, शब्द असहिष्णुता, तो रस धातु शरीर में कम मात्रा में अगर हो तो आवाज या कोई भी ज्यादा गर्दी सहन करने की क्षमता उसमें कम होती है। तो इस प्रकार से रस असारते आवाज भी कम सहन होता है। इसके साथ साथ धातु असारता यानी रस असारता में त्वचा विकारों का प्रमाण अधिक होता है। त्वचा में बदलाव जल्दी जल्दी आता है, कहीं भी थोड़ी सी भी ड्राइनेस होती है या मॉइस्चर कम लगा है त्वचा पे, ऑइंटमेंट या जो भी मॉइस्चर हम डेली यूज करते हैं उसका प्रमाण हमने कम कर दिया तो एकदम से त्वचा रूखी, निस्तेज होती है। उपवास सहन नहीं होता इसमें, रस असारता में। हमेशा ब्यूटी पार्लर या त्वचा के ऊपर सौंदर्य प्रसाधनों का ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। इनके लोम जो हेयर्स होते हैं त्वचा के ऊपर के, वो भी रूखे होते हैं, इसमें अधिक वृद्धि होती है, और हमेशा इन्हें हेयर रिमूवर का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि इनके जो हेयर्स होते हैं काफी लंबे, या उसमें रूडनेस या ड्राइनेस, रफनेस अधिक होता है। तो इस प्रकार से रस धातु सारता और रस असारता के लक्षण यहाँ पे मैंने आपको बताए। इस प्रकार से ये कुछ पिक्चर्स है। रस धातु के डेलिकेटनेस इसमें होता है, ग्लॉसी, कांतिमान, मृदु स्निग्ध त्वचा होती है, उत्तम बुद्धि, इंटेलिजेंस, मनी पावर अच्छा होता है, नॉलेज, शिक्षण, आरोग्य, वैदिक क्षमत्व उत्तम होता है, गुड फॉर्चून, खाना पीना इसमें उनको अच्छा लगता है, एंजॉयमेंट ऑफ थिंग्स, उपभोग क्षमता अच्छी है, हैप्पी होते हैं। सो रस धातु का क्लिनिकल एप्लीकेशन एग्जामिनेशन शो, आई थिंक मूल स्थान should be examined, means hearts and the circulating arteries should be examined. The examination is done by darshan, sparshan and palpitation. That means as per our acharyas, darshan, sparshan and prashna pariksha. Upadhatu, mal of that dhatu also examined. Plasma protein analysis, enzyme test, clotting factors, minerals, fibrinogen, platelet function, molecular MIRNR testing,
प्लाज्मा थेरेपी इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। सो इस प्रकार से रस धातु की अगर दृष्टि होती है तो आयुर्वेद के साथ साथ जो मॉडर्न एग्जामिनेशन जो हार्ट एंड सर्कुलेटरी आर्टरीज का होता है, जैसे पल्स या ब्लड प्रेशर है, इसमें बदलाव हो सकते हैं, हृदय की क्रियाओं में बदलाव हो सकते हैं, तो इसे भी हमें देखना है। इस प्रकार से रस धातु की सारता के लक्षण यहाँ पे मैंने पिक्टोग्राम के रूप में आपको बताए हैं, तो जिससे आपको समझने में एक सुविधा होगी। इस प्रकार से रस धातु सार के व्यक्ति होते हैं गुड फॉर्चून, उत्तम बल। रस धातु का वर्णन काश्यप ने त्वचा के साथ किया है, इसीलिए रस सारता यानी त्वक सारता। लश्कर कांति, मृदु स्निग्ध त्वचा, प्रभा अच्छी होती है, तो हमेशा रस धातु सार के व्यक्ति प्रसन्न होते हैं, अच्छे दिखते हैं, हमेशा उनकी स्किन तजेलदार होती है, कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी ऋतु में बदलाव हो तो उसके ऊपर इनका असर नहीं दिखता है। तो त्वचा की प्रसन्नता, त्वचा अधिक ज्यादा अच्छा होना, यह रस धातु सार का एक प्रधान लक्षण माना गया है। तो इस प्रकार से रस धातु के प्राकृत कर्म के साथ साथ रस धातु का क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, यहाँ पे ये सीरीज रखने का मेरा उद्देश्य ये है कि उत्तम वैद्य को दोषों के साथ दुष्यों को, मलों को, स्रोतों को और उसके मूल स्थानों को नैदानिक या चिकित्सीय दृष्टिकोण से देखना चाहिए, और तभी हम अच्छे वैद्य या अच्छे चिकित्सक के रूप में जाने जाएंगे। और ये आयुर्वेद के जो हमारे बलस्थान है, आयुर्वेद के जो पावर्स है, जैसे दोष धातु मल, ये आयुर्वेद के पावरफुल ये है, मेरे हिसाब से तो ये त्रिदेव है, जिसके बिना हम कोई भी निदान या चिकित्सा कर ही नहीं सकते हैं। तो इस तरह से हमें इस प्रकार से आयुर्वेद को देखना है, उसके मूल रूप को समझना है, और सारी जो बातें मैंने बताई, दोष धातु मल स्रोतस, उसका नैदानिक परीक्षण, चिकित्सीय परीक्षण कर कर ही हमें चिकित्सा करनी है। सो आई थिंक I have to stop here. So this is the clinical importance of Rasa Dhatu. Thank you very much. Thank you, Dr. Joshi sir, for this opportunity. Thank you.